भारतीय राजनीति में आरोप प्रत्यारोप, बहस और यहाँ तक कि हंगामे तो आम है, लेकिन एक ऐसा भी दिन आया जब एक महिला नेता को सदन के अंदर बेइज्जत किया गया, उनकी साड़ी खींची गई और उन्हें फर्श पर धकेल दिया गया। और उस सदन का मुखिया भी इस अपमान पर हंस रहा था जिस पर पूरे राज्य की महिलाओं की जिम्मेदारी थी। वो इस शर्मनाक हरकत पर ठहाके लगा रहा था। उस दिन न सिर्फ यह सदन शर्मसार हुई, बल्कि उस राज्य और उस देश की गरिमा भी बिखर गई। यह किस्से हैं 1989 के तमिलनाडु विधानसभा में जयललिता और करुणानिधि की, जिसका बदला उन्होंने वहां का मुख्यमंत्री बनकर ली। पहले यह समझना जरूरी है कि जयललिता और करुणानिधि के बीच यह दुश्मनी क्यों थी। बात है 1972 की। एमजी रामचंद्रन, जो उस समय डीएमके पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। रामचंद्रन को लगा कि डीएमके अपनी राह से भटक गई है और पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर 17 अक्टूबर 1972 को अपनी नई पार्टी एआईएडीएमके बनाई और इस तरह एआईएडीएमके का जन्म ही डीएमके के अंदर भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ हुआ और यहीं से दोनों पार्टियों की ऐतिहासिक लड़ाई शुरू हुई। रामचंद्रन को जनता का मसीहा माना जाता था और फिल्मों में रामचंद्रन और जयललिता की जोड़ी हिट रही थी। इसलिए 1982 में रामचंद्रन ने जयललिता को एआईएडीएमके में शामिल किया और उनकी लोकप्रियता अंग्रेजी और तमिल दोनों भाषाओं में पकड़ और जनता से जुड़ाव को देखते हुए रामचंद्रन ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य भी बनाया। लेकिन इस पार्टी को भी आपसी कला का सामना तब करना पड़ा जब 1987 में रामचंद्रन की मौत हो जाती है। एक तरफ रामचंद्रन की पत्नी जानकी रामचंद्रन थी और दूसरी तरफ थी जयललिता। उन्होंने अपनी सूझबूझ और दृढ़ता से पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत की और जल्द ही एआईएडीएमके की निर्विवाद नेता बन गई। सब कुछ सही चल रहा था और तभी 2 साल बाद 25 मार्च 1989 को तमिलनाडु विधानसभा में बजट सत्र चल रहा था। मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की डीएमके सरकार सत्ता में थी और जयललिता एआईएडीएमके की नेता के तौर पर विपक्ष की भूमिका में थी। जयललिता ने सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, जिसमें करुणानिधि सरकार पर पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स में बड़े पैमाने पर घपले, बिनानम वाटर प्रोजेक्ट जैसे कामों के ठेकों में अनियमितताएं और केंद्र से आए राहत फंड का दुरुपयोग जैसी आरोपें लग रही थी। उनके तीखे आरोप से डीएमके के विधायक आग बबूला हो गए और सदन में बहस इतनी गर्मा गई कि वह हाथापाई में बदल गई। दोनों पार्टियों के विधायकों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। इसी अफरा तफरी में डीएमके के कुछ विधायकों ने जयललिता को घेर लिया और आरोप है कि उसी भीड़ में से एक नेता दुरई मुरुगन ने जयललिता के बाल खींचे, उनकी साड़ी खींचने की कोशिश की और उन्हें धक्का देकर फर्श पर गिरा दिया। और इतना होने के बावजूद कहा जाता है कि तब के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि अपनी कुर्सी पर बैठे यह सब देखते रहे और वह हंस भी रहे थे। यह दृश्य पूरे देश के लिए एक सदमा था। अपमानित और जटिल जयललिता आंसुओं से भरी आंखों के साथ फटी हुई साड़ी में विधानसभा से बाहर निकली और उन्होंने उसी समय एक प्रतिज्ञा ली कि आज से मैं इस सदन में तब तक कदम नहीं रखूंगी जब तक मैं मुख्यमंत्री बनकर पूरे सम्मान के साथ वापस ना आ जाऊं। मैं सीता की तरह अपमानित हुई हूं और मेरी वापसी अग्नि परीक्षा के बाद ही होगी। जनता ने इसे एक महिला का अपमान माना और उनके प्रति भारी सहानुभूति उमड़ पड़ी। 1991 के चुनाव में यह घटना जयललिता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बनी। उन्होंने जनता को यह संदेश दिया कि वो इस अपमान का बदला लेंगी और नतीजा ये हुआ कि एआईएडीएमके ने 234 में से 225 सीट जीतकर करुणानिधि को करारी शिकस्त दी। जयललिता मुख्यमंत्री बनी और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी की। उन्होंने सदन में पूरे सम्मान के साथ प्रवेश किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद जयललिता ने बदले की बजाय लोगों की सेवा करना चुना। उन्होंने कई लोकप्रिय योजनाएं शुरू की, जिसमें से अम्मा कैंटीन, जहां पे सस्ते भोजन मिलते हैं, अम्मा सीमेंट और अम्मा फार्मेसी जैसे पहलों ने उन्हें आम जनता के बीच अम्मा यानी माँ का दर्जा दिलाया। 1989 की वह घटना जिसने उन्हें अपमानित किया और वहीं उनकी राजनीतिक यात्रा का टर्निंग पॉइंट बनी। जयललिता की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे अपमान को ताकत में बदला जा सकता है और कैसे एक महिला ने पुरुष प्रधान राजनीति में अपनी जगह बनाई और एक साम्राज्य खड़ा किया। आप अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें और हमारे नेक्स्ट पॉलिटिकल सीरीज के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।